अरमान उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। बचपन से सिगरेट पीने को स्टाइल मानता था। धीरे धीरे इसकी इतनी बुरी आदत लग गई कि चुपके चुपके में सिगरेट पीने लगा। सुबह उठने के बाद, खाने के बाद, सोने से पहले इतनी बुरी आदत पड़ गई कि मैं सिगरेट छोड़ ही नहीं पा रहा था। देखते देखते मैं सिगरेट पर कंट्रोल ही नहीं कर सकता था। फिर मेरे दोस्त ने आयुर्वेदिक सप्तऋषि नो नशा पाउडर लेने की सलाह दी। मैंने उसकी हिम्मत और जज्बे को सैल्यूट किया और नो नशा पाउडर का सेवन किया। इसका 7 बार सेवन करते करते मैं सिगरेट को भूलने लगा और आज देखिए मैं एक भी सिगरेट नहीं पी रहा हूँ। जब मैंने इसके फ्री सैंपल के बारे में जाना तो मुझे यकीन हुआ कि इनका मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि हम जैसे लोगों का नशा छुड़वाना है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ नो नशा पाउडर को कि जिसकी मदद से आज मैं बिल्कुल नशे मुक्त हूँ। अजी हम तो बस ओकेजनल ड्रिंकर हैं, कभी कभी कोई मौका होता है तो पीते हैं। आज मैं बड़ा खुश हूं यार, शराब पीनी चाहिए। आज बड़ा दुखी हूं, शराब पीनी चाहिए। आज का दिन बड़ा खाली खाली सा है, शराब पीनी चाहिए। दरअसल आप शराब को नहीं, शराब आपको पीने के बहाने ढूंढती है। और कब आप ओकेजनल ड्रिंकर से शराबी हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। पता तो तब चलता है जब मोहल्ले दफ्तर में लोग शराबी या पियक्कड़ जैसे नामों से आपको बुलाने लग जाते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पर आयुर्वेदा सप्तऋषि नो नशा के साथ आप अपनी खोई हुई इज्जत, अपने खोए हुए नाम को वापस पा सकते हैं। नो नशा पर टीवी, टेली शॉपिंग और आयुर्वेदा सप्तऋषि को पूरा भरोसा है। ये आपको 100% फायदा देगा और इसके अलावा अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप फ्री सैंपल मंगवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 250 रुपए हैंडलिंग और कुरियर चार्जेस देने होंगे। तुरंत कॉल करें 01165155000 और 01165700999। नो नशा की असली कीमत है 7,990 रुपए, लेकिन नशे के खिलाफ इस मुहिम में आपको देना होगा सिर्फ 2,490 रुपए और 250 रुपए डिलीवरी चार्जेस अतिरिक्त। तुरंत ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 01165155000 या 01165700999 या फिर 01165159400। आप अपना ऑर्डर SMS से भी मंगवा सकते हैं। SMS करें टेली स्पेस नो और भेज दें 57333 पर। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के साथ रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।
से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। आप देख रहे हैं प्राइमेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बात मोदी ने दिल्ली में दस्तक दी। सुबह से सभी लोगों को इंतजार था, नए नए नेताओं को मुलाकात करने का इंतजार था। सबके दौरे हुए। आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया से मोदी मिले। मोदी के इस दौड़ धूप पर राजनीतिक हलकों के अंदर तरह तरह की चर्चाएं जोरों पर है। मोदी एक मिशन पर चल पड़े हैं और वो मिशन है बीजेपी एक 2014 में सत्ता तक पहुंच पाए। बीजेपी चुनाव प्रचार के मुखिया और गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी मंगलवार को दिल्ली पहुंचे। प्रचार समिति के अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला मौका था जब मोदी बीजेपी के कद्दावर नेताओं का आशीर्वाद लेने आए। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम आला नेताओं से मोदी रूबरू हुए। वजह भले ही योजना आयोग से मुलाकात की रही हो, लेकिन इस बहाने मोदी ने रूठे नेताओं को मनाने की कोशिश की। मोदी ने मुलाकात का दौर पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के घर से शुरू किया। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई। मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात के बाद मोदी ने नाराज चल रहे आडवाणी के घर की भी राह पकड़ी। मोदी और आडवाणी की मुलाकात इस नजरिए से भी अहम थी कि मनमुटाव के बाद दोनों एक दूसरे से पहली बार मिल रहे थे। मोदी ने आडवाणी से करीब 1 घंटे तक बातचीत की। मोदी की मुलाकात का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने उनके आवास पहुंचे। अटल जी का हालचाल जानने के लिए मोदी ने वहां करीब 1 घंटा गुजारा। मोदी ने मुलाकात के बाद सबको साथ लेकर चलने की बात कही। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि मुलाकात के बाद आडवाणी का रुख मोदी के प्रति नरम होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। चलिए चर्चा को हम यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को, दर्शकों को हम मुखातिब करा दें। हमारे साथ जो मेहमान हमारे स्टूडियो में हैं, हमारे साथ नदीम जावेद जी, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आप हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही कप्तान सिंह सोलंकी हमारे साथ हैं, सांसद हैं बीजेपी के, वो जुड़े हैं। अशोक प्रधान जी जुड़े हैं, जदयू के आप नेता हैं। ललित भारद्वाज जी, आप टीएमसी के नेता हैं। शक्ति सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। और साथ ही प्रोफेसर दिनेश सी वार्ष्णेय, नेता है सीपीआई के, सभी हमारे साथ जुड़े हैं। यहां से हम चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सोलंकी साहब के पास जाना चाहूंगा और एक अपडेट हम दर्शकों को दे दें कि जो महासचिवों के साथ नरेंद्र मोदी की मीटिंग थी, वो मीटिंग खत्म हो चुकी है। हालांकि मीडिया से उन्होंने कुछ भी बात करने से मना कर दिया और जीत का मंत्र दिया होगा। कुल मिलाकर यही, जब कोई बड़ा नेता बात नहीं करता तो आकलनों का दौर शुरू हो जाता है और वो दौर यहां पर शुरू हो चुका है। सोलंकी साहब, चूंकि मोदी जी ने मीडिया से तो बात नहीं की है, अब थोड़ी देर में धीरे धीरे परत दर परत पता चलेगा आखिर हुआ क्या। पर आखिर होता क्या है? इस तरह की मीटिंग जब होती है और इतना बड़ा नेता पहुंचा होगा, तो कुछ आप अपने अनुभव से बता पाए या कुछ रणनीति तैयार तो हुई होगी ना, कुछ बता पाएंगे? नहीं, इस तरह की मीटिंग तो परंपरागत पार्टी में होती रहती है जी, और ये कोई नई चीज नहीं है जी। जो महासचिव हैं पार्टी के, वो सप्ताह में एक बार अक्सर कर मिलते रहते हैं जी। और चूंकि गुजरात के मुख्यमंत्री, उनको नया दायित्व मिला है, उसके पश्चात वो
आए अपने सरकारी काम से थे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष से मिलने के लिए आए थे, और जब नया दायित्व मिलने के बाद पहली बार जब आए हैं वो दिल्ली में, तो स्वाभाविक रूप से शिष्टाचार के नाते सबसे मिलना। चलिए, आप खुश तो होंगे, एक तरह से और औपचारिक उसी रूप से क्रम बड़ी में- मीटिंग उनकी हुई है। अब महासचिवों के साथ में दिल्ली में एक फॉर्मल एंट्री इसे कहा जाए। नहीं, खुश होना तो स्वाभाविक है, और ये चीज जो है, अगर मान लो वो अपने सरकारी काम से आते और नया दायित्व मिलने के बाद पहली बार अगर दिल्ली में आ रहे और सबसे नहीं मिलते तो अजूबा होता जी। ये शिष्टाचार के नाते भी और नई जिम्मेदारी के नाते भी उन्होंने सबसे मिलकर के, और कम से कम एक उन्होंने सूत्र में एक पते की बात कह दी कि हम सबको साथ में लेकर के चलेंगे। मुझे लगता है ये भी और उनका सबसे मिलना, ये सब खुशी की बात है। और चलिए, ठीक है। शक्ति सिंह जी, कैसे देखा जाए, क्योंकि अभी तो अमूमन भी वैसे ज्यादा बात करते नहीं है नरेंद्र मोदी, मीडिया के साथ में 2-3 लाइन जो उन्हें खुद बोलना होता है वो बोल जाते हैं। क्या लगता है, क्या वाकई सिर्फ शिष्टाचार की मीटिंग थी कि एक संदेश भी तो यहाँ कहीं ना कहीं पहुंचा कि हाँ मैं दिल्ली आ चुका हूँ? देखिए, गोवा के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद भाजपा के जी जो राजनीतिक घटनाक्रम है देश में इतनी तेजी से बदला, और स्पेशली बीजेपी को केंद्र बिंदु में रखकर, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने शायद ये तय किया कि इस समय मीडिया से दूर ही रहना उनके लिए ठीक होगा, मुनासिब होगा। क्योंकि अगर कोई भी बात वो बोलते हैं तो मीडिया या फिर देश में एक उसका डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकाला जाएगा, जो शायद किसी नए विवाद को भी जन्म दे सकता था। ऐसी स्थिति में उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो मीडिया से नहीं मुखातिब होंगे। ठीक है, अभी अच्छा, दूसरी चीज, घटनाक्रम इतनी तेजी से बदल रहा था जी, पिछले एक सप्ताह के दौरान, 8-10 दिनों के दौरान जो राजनीतिक घटनाक्रम देश में इतनी तेजी से बदला, एनडीए को लेकर जो घटनाक्रम बदले, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये तय किया कि पहली चीज की मीडिया से मुखातिब ना होंगे तो किसी नई कंट्रोवर्सी को जन्म नहीं देंगे। शक्ति सिंह जी, ये सब चीजें तो ठीक हैं, मोंटेक सिंह अहलूवालिया से वो मिले, आकर के मीटिंग भी ली, पर मनाना भी तो बहुत जरूरी था ना आडवाणी जी को, वरना स्थिति और बिगड़ जाती। वो वही काम किया। और जो नीतीश कुमार मीडिया ये बता रही है, या मीडिया के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि जो नीतीश कुमार ने एक लांछन लगाया था नरेंद्र मोदी को, शायद नरेंद्र मोदी उस लांछन को धोने का भी प्रयास कर रहे थे आज पूरे दिन भर। सबसे पहले वो मुरली मनोहर जोशी से मिलते हैं, फिर आडवाणी जी के पास जाते हैं, उसके अपने सबसे वरिष्ठतम नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्वास्थ्य का हालचाल लेने जाते हैं, और उसके बाद पार्टी में महासचिव की बैठक करते हैं। तो ये एक मैसेज देना चाहते थे कि नहीं, हम सबको इंक्लूसिव लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्लियर अंदर क्या स्थिति है वो नहीं जानते, लेकिन वो मैसेज ये जरूर देना चाहते थे कि मैं पूरे सभी लोगों के साथ, सभी बड़े बुजुर्गों को पार्टी के अंदर सभी का आशीर्वाद लेकर और तब कैंपेन कमेटी को आगे बढ़ाना चाहता हूं, और इस मैसेज को देने की उन्होंने कोशिश की। अब ये देखना यह है कि मीडिया इसको किस तरह से लेता है, और देश के जो राजनीतिक जो टिप्पणीकार हैं वो इसको किस तरह से लेते हैं। ठीक है, सोलंकी साहब, मैं सब पैनलिस्ट के पास फिर आपके पास आऊंगा, बट चूंकि सोलंकी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोलंकी जी, मनाना भी एक, मनाना तो खैर चूंकि आप इस शब्दों से ज्यादा वो नहीं होंगे, इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, पर अभी जो पूरा एक दौर गुजरा है, घटनाक्रम लगातार गोवा से हम शुरू करें और जब तक ये गठबंधन आपका टूटा तब तक, अभी कितना ज्यादा महत्वपूर्ण उनका रहा आडवाणी जी से मिलना? मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया है कि नया दायित्व मिलने के पश्चात जब वो दिल्ली में आए हैं, यद्यपि वो सरकारी काम से आए हैं, तो उनको बड़े नेताओं से मिलना ये एक शिष्टाचार की बात भी है और ये आवश्यक भी है। और भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यपद्धति है वो कार्यपद्धति इसी तरह की है, किसी को कोई दायित्व मिलता है तो सबसे आशीर्वाद लेते ही है जी, और इसलिए उसको उसी मायने में लेना चाहिए। अब मीडिया और अन्य सब कोई भी संदेश निकाले, लेकिन एक परिवार के अंदर भी जब किसी को दायित्व मिलता है तो सीनियर के पास जाता है, वरिष्ठ के पास जाता है, उनके पैर छूता है, उनके आशीर्वाद लेता है, उनसे सलाह करता है। स्वाभाविक प्रक्रिया में सब कुछ हुआ है जी। चलिए, अशोक प्रधान जी, आपको मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा। क्या आपको लगता है मिलने आपको किस बात से आप वाकई मानते हैं कि सिर्फ शिष्टाचार तक सीमित रही है पूरी मीटिंग रही होगी, कि आपकी मनाना भी, बात करना भी और ये बनाने की बात अब सब होने के बाद अब वो आए हैं यहाँ पर, तो लाजमी तौर पर आडवाणी जी की भी तो कुछ बातें रही होंगी उनकी ओर से, तो सब होने के बाद आए हैं कि पहले आ जाते तो बेहतर रहता, तो शायद आपसे गठबंधन भी नहीं टूटता? देखिए, कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए जी, घर से अगर घर तो उनका गुजरात में है। नहीं, इस मुहावरे को जो चरितार्थ कर रहे हैं हम जी, आज वो आडवाणी से मिलने आए हैं जी, मेरा ये मानना है अगर वो पहले मिल लेते तो ये सब चीजें नहीं होती जी। और साथ में
ये भी मेरा मत है कि जब भाजपा ने उनको कमान दे दिया है जी, तो दिल्ली आना जाना कोई उनके लिए नई चीज नहीं होगी जी। उन्हें तो जिम्मेदारी संभालनी है, अपनी पार्टी को आगे ले जाना तो है। बिहार में भी आना कोई नई बात नहीं होगी उनके लिए? नहीं आ सकते हैं वो, उनकी पार्टी अलग है। तो आएंगे, हमारी आएंगे जाएंगे वो, उनकी जी। पार्टी वाले बताएंगे इस चीज को। इस चीज का उत्तर तो उनकी पार्टी वाले देंगे आपको। जी, ठीक है जी। नावेद जी, नदीम जी माफ कीजिएगा, हमारे साथ नदीम जावेद जी जुड़े हैं। नदीम जी, आप कैसे देखते हैं? क्या आपको भी वाकई इस चीज का अब लग रहा है कि हाँ नरेंद्र मोदी धीरे धीरे दिल्ली उनका आना ज्यादा बढ़ जाएगा और आप लोगों के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे कि नहीं? देखिए, एक चीज बहुत साफ है और वो ये है कि ये बीजेपी का आंतरिक मामला है जी। बहुत ज्यादा इस पे हम लोग बात करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी चूंकि ये सवाल है इसलिए उसका जवाब देना जरूरी है जी। और वो ये है कि गोवा में अनाउंसमेंट के बाद एक तरह से नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने गुमराह किया देश को कि अडवाणी जी का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया है। ट्वीट किया उन्होंने 2 घंटे के बाद जी, और वो सच नहीं था ट्वीट, और जो बात नरेंद्र मोदी जी ने कही थी वो बिल्कुल सच्ची नहीं थी। इस बात को अडवाणी जी ने खुद ही कह दिया जी। और उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो जिस तरह से जिस ख्वाब के साथ और जिस उम्मीद के साथ उसकी स्थापना हुई थी उसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं, सबको पता है और देश को भी पता है। बुनियादी बात यह है कि वो अडवाणी जी के यहाँ आज गए थे जी, डैमेज कंट्रोल करने गए थे जी, चूंकि बीजेपी में बहुत डिवीजन साफ हो गया है जी, डिवीजन खिंच गया है। एक तरफ आप ये कह लीजिए मोदी कैंप है, एक तरफ अडवाणी कैंप है, कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग उधर हैं, कुछ न्यूट्रल हैं, तो वो उसको कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश होगी। लेकिन सच्ची बात यह है कि विद इन बीजेपी जी, जो फैक्शनलिज्म है, जो आइडियोलॉजिकल बैटल है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी को जबरदस्ती प्रोजेक्ट किया गया है बगैर सहमति के, उस पर कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं और राय बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उस पर सहमति बन जाए। ठीक है, पर शक्ति सिंह जी को यहाँ जोड़ना चाहूंगा। शक्ति सिंह जी, क्या जो बात कांग्रेस की ओर से लगातार आती है और ये बात पे चर्चा कई बार हो चुकी है, चुनौती तो कहीं कांग्रेस गिनती नहीं है नरेंद्र मोदी को, पर ये कितनी सच्चाई है? क्या वाकई ये मान लिया जाए कि बिना किसी चुनौती के बीजेपी खड़ा कर देगी नरेंद्र मोदी को? इतना आसान तो नहीं है चीजें, जिस तरह से हम देख रहे हैं लोकप्रियता को तो यहाँ पूरी तरह भुनाने की कोशिश है और उसके ऊपर एक लंबा घटनाक्रम हमारे सबके सामने है। तो चुनौती कैसे नहीं है? मोदी मिशन मोदी ही लगभग सब है। अब देखिए, भाजपा के पास कोई दूसरा कार्ड नहीं था, तुरुप का पत्ता जो था वो उन्होंने चल दिया है जी। और वो चाहते हैं कि देश के अंदर पोलराइजेशन हो, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो जी। और उस पोलराइजेशन का क्या परिणाम होगा वो तो 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पता चलेगा जी। लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये स्पष्ट हो जाए जी। कि जो मोदी के साथ है वो खुलकर साथ आए और जो नहीं है वो उनके साथ ना दिखे तो भी उन्हें कोई गुरेज नहीं है, कोई एतराज नहीं है। ये लाइन खींचने की कोशिश भाजपा ने की है क्योंकि उनका जो पिछला 4-5 साल का जो कार्यकाल रहा है, केंद्रीय नेताओं का जो कार्यकाल रहा है, वो जनता से कहीं ना कहीं दूर होते चले गए थे और उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं दिख रहा था और ऐसी स्थिति में उन्होंने एक बार फिर से एक डिवीजन पॉलिटिक्स को लाने का काम किया और बीजेपी में जो एक मुखड़ा जो हार्डलाइनर्स की मानी जा सकती है या जिसको आप कह सकते हैं कि हिंदुत्ववादी चेहरा जिसको कह सकते हैं, उसको लाने का काम नरेंद्र मोदी के रूप में उन लोगों ने किया और इसका शायद वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फायदा भी हो। कुछ कह रहे थे हम? नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर तथाकथित सहमति बन रही है देश में या विद इन पार्टी, देश में तो क्या बनेगी, सब पार्टी में बन रही है, वो बीजेपी में नहीं बनी। आरएसएस ने उस सहमति को एक तरह से थोपने का काम किया है और आरएसएस जब इन्वॉल्व हो गया पूरी व्यवस्था में और उन्होंने ये कहा कि नहीं अब मोदी ही रहेंगे और आडवाणी जी को इस्तीफा वापस लेना पड़ेगा जी, तो उसके कारण संभव हो पाया है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजंस विद इन पार्टी नहीं हो रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी के तो लोग चुनौती मानते हैं ना। जयराम रमेश जी भी तो कहते हैं, वो उनके जो सांप्रदायिक छवि के ऊपर तो बात नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि बड़े अच्छे चुनाव प्रबंधक है, सीखना भी चाहिए, बच के भी रहना चाहिए। तो एक धड़ा आप में भी तो ये है ना, कांग्रेस में जो ये मानता है चुनौती तो है नरेंद्र मोदी, दरकिनार कैसे किया जाए? सर देखिए, जयराम रमेश जी ने जिस बात को कहा है उसको पार्टी ने उससे बहुत साफ तौर से कह दिया है कि वो जयराम रमेश जी की व्यक्तिगत राय थी। जयराम रमेश जी को शायद लगता होगा, उनको लगता होगा कि उनको पार्टी। मैं एक बात कंप्लीट कर लूं फिर आप अपनी बात करिएगा जी। मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जयराम रमेश जी ने जो कहा उनकी व्यक्तिगत राय थी। हो सकता है जी। जयराम रमेश जी की निगाह में या दूसरे लोगों की निगाह में नरेंद्र मोदी गुजरात को लेके जी एक मैनेजमेंट की शक्ल में शायद दिखाई दिए हों, लेकिन ये मुल्क बड़ा अलग है। ठीक है सर, छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, यहीं से हम चर्चा को शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद भी रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद इस अहम विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे, इस मुद्दे के ऊपर कि किस तरह चुनावी प्रबंधन में नरेंद्र मोदी को आंका जा रहा है और कैसे देखा जा रहा है। जल्द लौटते हैं। ₹1 नहीं है बॉस।
1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है 1 रुपए में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। सेवा कर असेसिंग खास आपके लिए पेश है स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन स्कीम 2013। ब्याज, जुर्माना और अन्य कार्यवाहियों से छूट। अपने बकाया देय सेवा कर की सही घोषणा करें और इसका आधा भुगतान 31 दिसंबर 2013 से पहले करें और बाकी का 30 जून 2014 तक। सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लगातार हम इस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं कि आज जब नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे और तमाम तरह का घटनाक्रम उसके बाद में रहा, उसके ऊपर किस तरह से अब आगे संकेत देखने को मिल सकते हैं। प्रोफेसर दिनेश सी वार्ष्णेय जी हमारे साथ जुड़े हैं, नेता CPI हैं, उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, कैसे आप देखते हैं इसको, नरेंद्र मोदी के आने का? दिल्ली अब यहां से लगभग उनका आने का मतलब जो आवाजाही है वो बनी रहेगी, CPI कैसे देखती है इसको? देखिए, ये वैसे तो बीजेपी का अंदरूनी मामला है जी, पर बात साफ है कि ये RSS ने मोदी को बीजेपी पे थोपा है जी। और नहीं तो मोदी ने इससे पहले जो 5 विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें कैंपेन करने से ही मना कर दिया था, अगर आपको याद हो, नितिन गडकरी की जबरदस्त। और उसमें उन्होंने अपने सारे विरोधियों को वहाँ पे गुजरात से स्कटल किया, संजय जो थे उनको निकलवाया। ये सारा इनका अपना अंदरूनी मामला है। पर सर क्या पर बिल्कुल भी चुनौती नहीं है क्या नरेंद्र मोदी जिस तरह से बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है, क्या बिल्कुल ही इस बात में दम नहीं है कि कोई चुनौती है ही नहीं नरेंद्र मोदी? आपको क्या लगता है? देश में विचारधारात्मक रूप से नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो एक हिंदुत्व का चेहरा है और RSS ने उनको इसलिए थोपा है। सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी किस मिट्टी के बने और किस मिट्टी के वो हैं और उनकी क्या राजनीति होगी। पर ये मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ कि 2014 के इलेक्शन में ये बीजेपी को बहुत बड़ा मुगालता है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि उनका सरकार बन जाएगी। 9 राज्यों में इनका कोई नाम लेवा नहीं है, तो ये कहाँ से सरकार बना लेंगे? उसमें वो राज्य भी हैं जहाँ पे 40-40 लोकसभा की सीटें हैं, तो इनका कोई नाम लेवा भी नहीं है, कैसे सरकार बना लेगी? समझ से बाहर है। ये जरूर हो सकता है कि ये वोट को पोलराइज करने की कोशिश करेंगे जी। और देश में अनफॉर्चुनेट है कि मीडिया भी इस ढंग से चल रहा है कि कांग्रेस बीजेपी, जबकि सब जानते हैं कि कांग्रेस बीजेपी दोनों की आर्थिक नीतियों में कोई फर्क नहीं है। दोनों नवोदारवाद के समर्थक हैं, दोनों निजीकरण के समर्थक हैं, दोनों सब्सिडी को खत्म करने की क्या आप फेडरल फ्रंट की ओर इशारा कर रहे हैं? हमारे साथ बिल्कुल जो भी होगा वो चुनाव के बाद पता लगेगा, पर ये निश्चित है कि बीजेपी की सरकार नहीं आने वाली। चलिए, इसका ये सवाल आपने उठा जी, तो आप कुछ कहें? ये इनको बहुत बड़ा मुगालता है ये। ठीक है, आपके पास हम आएंगे वार्ष्णेय जी। वार्ष्णेय जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, इसी बात को मैं कंटिन्यू भी करूंगा कि बीजेपी पोलराइजेशन करना चाहती है नरेंद्र मोदी के जरिए जी। लेकिन ये देश बहुत अलग तरह का है। एक दशक तक वो कामयाब भी रहे और नफरत की सियासत करने में कामयाब रहे जी। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं कि अयोध्या में जहां से शुरू किया था वहीं कांग्रेस चुनाव जीत गई और बीजेपी चुनाव हार गई जी। तो
एक चीज बहुत साफ है कि इस मुल्क के आम आदमी इन चीजों से ऊपर उठ के बहुत अलग नजरिए के साथ, नए भारत के साथ, नई सोच के साथ, नए बदलाव की तरफ देख रहा है। और जो बीजेपी ओल्ड मॉडल के साथ और पुराने विचारों के साथ नफरत की सियासत करके वोट बटोरने को सोच रही है। जो बात वार्ष्णेय जी कह रहे हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण इसीलिए भी हो जाती है क्योंकि राज्यों पे अगर हम देखें और जो अभी तक वोटिंग पैटर्न रहा है विधानसभा चुनाव की अब बात करें तो क्षेत्रीय पार्टियां आगे आई हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। दूसरी चीज, सर मेरा कंप्लीट कर ले दीजिए, क्या आपको यह लगता है कि जिस तरह से साथ आपका भी छोड़ते जा रहे हैं, टीएमसी ने भी आपका साथ छोड़ दिया है, तमाम दल आपका भी साथ छोड़ के गए और अभी हमने बीजेपी के साथ क्या हुआ देखा, इसका नुकसान नहीं होगा क्या? नहीं, देखिए ऐसा है, दो राष्ट्रीय स्तर पर तो दो ही दल हैं, या तो कांग्रेस पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी है, जो जिनके पास जो इस पोजीशन में होंगे कि जो लीड करेंगे। क्षेत्रीय दलों के साथ कई बार प्रयोग हो चुका है और जितने प्रयोग पर सर इनके सहयोग के बिना सत्ता भी तो नहीं मिल सकती, ये भी तो वो सारे जो लोग सेकुलर हैं या जो लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो लोग समझते हैं कि मोदी के विचार या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार या भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ देश नहीं चल सकता है, वो बहुत बड़ा तबका यूपीए के साथ खड़ा है। उसमें लेफ्ट पार्टी के लोग भी जो बोल रहे हैं वाजपेयी जी, लेफ्ट पार्टी के लोग भी कांग्रेस के साथ रह चुके हैं, यूपीए 1 में तो थे ही वो लोग। प्रधान जी आप कुछ कह रहे थे? देखिए, कांग्रेस और भाजपा को एक लत लग गई है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं, ऐसा नहीं है जी। आज की तारीख में भारत के लोकतंत्र में एक छत्र किसी का नेतृत्व नहीं चल रहा है जी। और क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में जो हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब लोगों, देश की जनता कोई बेवकूफ नहीं रह गई है जो आप उनको बार बार ये कह देंगे। अरे सर, पर आप ही की ओर से तो संकेत बार बार जाते हैं, आप तो नीतीश कुमार को तो बता दिया गया कि वो पूरी तरह सेक्युलर है, वो तो बड़े खुश भी हो रहे हैं, राहत उन्हें महसूस हो रही है। उनकी खुशी अपनी संकेत नहीं दिखते क्या सर? उनकी खुशी अपनी खुशी है, लेकिन मेरा कहने मतलब है कि देश में आज एक उनकी कैसे आपके नेता है, वो उनकी खुशी अपनी कैसे हो सकती है? आप ही के नेता नीतीश कुमार जी ने बात कही और आप उसे क्या? अब मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है सिर्फ देश को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आप केवल कांग्रेस और भाजपा को वोट दीजिए, ऐसा नहीं है। लोग, देश की जनता जानती है कि ये हमारा मित्र है, ये हमारा रिश्तेदार है, हमारा दोस्त है, ये देश का कल्याण करेगा। क्षेत्रीय पार्टियां उठने का मेन कारण ये है क्योंकि दूर दराज दिल्ली तक किसी की पहुंच नहीं है। तो ममता बनर्जी ने जो बात कही आपको उसमें दम लगता है? हाँ, उसमें दम लगता है। गैर बीजेपी दल की बात को आप मानते हैं? हाँ, उसमें दम है। चलिए, चूंकि अब आप एनडीए से लगे तो ये बात भारद्वाज जी को मैं लाना चाहूंगा, टीएमसी के आप नेता हैं। सर आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मसले को, क्योंकि फेडरल फ्रंट की बात सबसे पहले उठाने का काम ममता बनर्जी ने ही किया था, तो अब जब ये पूरी दौड़ अब आपको दिख रही, रस्साकशी मची हुई है, उसमें कैसे देखते हैं आप इसको? देखो, तीसरा मोर्चा की रूपरेखा तो पूरी बन चुकी है। अब बात आई मोदी पर, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सत्ता पाने के लिए एक नया मॉडल लाती है, जैसे राम मंदिर जी। उन्होंने कहा था जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जिस हिंदू का खून न खुले, खून नहीं वो पानी है, जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है जी। इन लोगों ने गरीब लोग मरवा दिए जी, और कई औरतें विधवा हो गई, गरीबों की रोजी छूट गई। आप कहते हैं विकास। नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों को मरवा के गुजरात में, जिसके हाथ खून से रंगे हुए हो, वो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये बीजेपी पोलराइजेशन करना चाह रही है मोदी के जरिए, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। आज नीतीश कुमार जी बहुत दिनों तक बीजेपी से सरकार चलाते रहे। नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, नीतीश कुमार जी चाहे मैं देश का प्रधानमंत्री, ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। ये बात लगातार यहाँ पर उठती आ रही है कांग्रेस की ओर से भी, और सीपीआई के नेता हमारे साथ वार्ष्णेय जी भी, उन्होंने भी ये बात कही, और अब टीएमसी के नेता भी कह रहे हैं कि बीजेपी पोलराइजेशन कर रही है मोदी के जरिए। आप लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट की बात है, क्या ऐसा है? पोलराइजेशन की बात को कितना सही मानते हैं आप? नहीं, बीजेपी नहीं, आरएसएस कर रही है, आरएसएस कर रही है, ये आरएसएस पोलराइजेशन कर रही है बीजेपी मोदी के। ठीक है सर, आरएसएस मान लीजिए, आरएसएस कर रही है। इनके यहाँ बहुत झगड़ा है। देखिए, ऐसा है कि इस समय पूरा देश संक्रमण काल से गुजर रहा है। जब 1947 में देश स्वतंत्र हुआ था, उस समय भी ये संक्रमण काल था जी। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा तब भी एक संक्रमण काल था जी। 1989 और 96 में एक संक्रमण काल आया था। इसी तरह से 2014 के अंदर भी एक संक्रमण काल है जी। जिस समय देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि राजनीतिक अस्थिरता है, आर्थिक अस्थिरता है, और विकास के नाम पर हम धीरे धीरे नीचे चले जा रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर आर्थिक दृष्टि से आपको क्या क्षेत्रीय दलों की जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले दिनों के अंदर? देखिए, सुनिए, मैं पूरी 1 मिनट में पूरी बात कर दूं जी। और इस संक्रमण काल के अंदर आज देश में किस तरह की सरकार चाहिए, तो एक स्वराज होना चाहिए, कि विकास का मॉडल होना चाहिए। गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया है उसके अंदर देखिए, गुजरात इस समय करप्शन फ्री है।
गुजरात इस समय टेरर फ्री है जी, और गुजरात इस समय पावर कट नहीं है, वहां पर पावर कट फ्री है सारे आरटीआई और इसलिए आज देश के अंदर जिस तरह का विकास चाहिए 21वीं शताब्दी में। सोलंकी साहब, ये बातें जब कही जाती हैं कि पोलराइजेशन हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि विकास की बात एक अलग बात है, उस पर अलग एक डिबेट हो सकती है। देखिए, जनता के ऊपर ही निर्भर करेगा, और जो भी बड़े दल के रूप में उभर करके आएगा तो जनता का पोलराइजेशन होगा, तभी तो आएगा। नहीं तो ये पोलराइजेशन हो रहा है, आप मान रहे हैं ना? दूसरे दलों को नहीं, अरे पोलराइजेशन तो होता ही है जब नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करके आते हैं। जी वाजपेयी जी, आप कुछ कह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं? प्रोजेक्ट देखिए, मैं इसमें एक अनुरोध करना चाहता हूं। मेरे मित्र कह रहे हैं संक्रमण काल, ट्रांजिशन एज है जी। ये ट्रांजिशन एज की परिभाषा को नहीं समझते हैं। पूरे इतिहास में या अर्थशास्त्र में या दर्शन शास्त्र में जो भी संक्रमण काल या ट्रांजिशन एज है, वो व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था के बदलाव से है। और अफसोस की बात है कि बीजेपी जिस संक्रमण काल की बात कर रही है, कांग्रेस और बीजेपी की आर्थिक नीतियों में फर्क तो बताइए। ये निजीकरण के साथ हैं, ये उदारीकरण के साथ हैं, ये पब्लिक सेक्टर को बेच खाए, कोई ऐसा पब्लिक सेक्टर इन्होंने छोड़ा नहीं। ये हर जगह प्रॉफिट के। जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं सोलंकी साहब, सवाल का जवाब आप दीजिए। सीधा सवाल है आपसे। संक्रमण काल की ये नहीं, ये संक्रमण काल के दर्शन को गलत ना दर्शाएं। ठीक है वाजपेयी जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। देना चाहता हूं, आप आपके सवाल का जवाब ले लें। गुजरात आपके सवाल का जवाब मैं ले रहा हूँ सोलंकी जी। सोलंकी जी एक मिनट दूसरे वाजपेयी जी, आपके सवाल का जवाब मैं ले रहा हूँ कि अगर ये कहते हैं कि गुजरात जो है करप्शन फ्री है, हर आरटीआई कार्यकर्ता का, चाहे वो फॉरेस्ट लॉबी के खिलाफ हो, चाहे वो माइनिंग लॉबी के खिलाफ हो, चाहे वो रण क्षेत्र की बात हो, उन सबका मर्डर हो रहा है। आरटीआई कार्यकर्ताओं को काम ही नहीं करने दे रहे। हरण पार्टियां के मर्डर का आज तक नहीं पता लगा किसने मर्डर किया। सोलंकी जी, इस बात का आप जवाब देना चाहेंगे? आप पे लगातार सीधे सवाल है। हाँ, देना चाहेंगे जी, जवाब देना चाहेंगे। देखिए, ऐसा गुजरात के बारे में जो कुछ मैंने बोला है, वो 4 बातें बोली हैं जी, और इसके ऊपर बहस में तो कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन आज गुजरात के मॉडल को, गुजरात प्रदेश को, जहां तीसरी बार सरकार बनी है, वहां पर ये 4 बातें प्रमुख रूप से आई हैं। वो एक ऐसी स्टेट है जो लिकर फ्री है, जो टेरर फ्री है, जो करप्शन फ्री है, जहां कोई पावर कट नहीं है। गुजरात एक ऐसी स्टेट है जहां का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लाभ के अंदर चलता है जी। और जहां पर मैं संक्रमण काल की बात कर रहा हूं, तो आज देश के सामने देखिए करप्शन बहुत मुंह खड़ा हुआ है जी। घोटाले पर घोटाला होते चले जा रहे हैं जी। हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। कई कल्याणकारी योजनाएं जो देश के अंदर चलाते हैं, जो हर एक सरकार चलाती है, एनडीए के अंदर भी चली थी और यूपीए 2 में भी चल रही हैं, यूपीए 1 में भी चली थी। ये सारी की सारी कल्याणकारी योजनाएं जिन बेनिफिशियरीज को चलाई जाती हैं, वो सब की सब करप्शन के अंदर डूब जाती हैं। हमने 52,000 करोड़ रुपए सीमांत किसानों के लिए जो दिए थे सरकार ने, सरकार ने, बिल्कुल। तो ये जो स्थिति है ना, इसको सुधारने की दृष्टि से हम कह रहे हैं कि संक्रमण काल है। ठीक है सर, ठीक है, आपका पॉइंट नोट कर लिया। 3 बातें हैं। एक तो एल के आडवाणी जी ने कहा कि गुजरात ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट था जी, उसको उन्होंने थोड़ा और बेहतर किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आडवाणी जी कह रहे हैं। पर कैपिटा इनकम गुजरात में 10वें नंबर पे है भारत में जी। नंबर 3, आप करप्शन फ्री की बात कर रहे हैं। आपका मंत्री अभी 3 जेल में गया है करप्शन के लिए जी। इनका मोदी जी का राइट मैन है जी, जिसके ऊपर कोर्ट ने कहा, और 3 साल की सजा की बात हो रही है करप्शन की चार्जेस पे। तो गुजरात को जिस तरह से मार्केटिंग की गई है, गुजरात को जिस तरह से बाजार में बेचा जा रहा है एक ब्रांड के जरिए, उसमें तो हो सकता है वो कामयाब हो, लेकिन सच्चाई गुजरात की भी कुछ और है। चलिए ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 2 बातें लगातार निकलते आ रही कि बीजेपी के खिलाफ जब भी ये बात आती है तो कांग्रेस से बात करिए, तमाम दूसरे दल भी जो बीजेपी के साथ नहीं है, कि पोलराइजेशन के लिए नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल किया जा रहा है। शायद उन वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जिनका फायदा पूरी तरह चुनाव में मिल सके, और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात बीजेपी इसके काउंटर में करती है। छोटा सा ब्रेक यहां पर हम लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो जिगरी दोस्त थे वो अब किस तरह दुश्मन बन चुके हैं और दुश्मनी की हद कहां तक आ पहुंची है। छोटे से ब्रेक के बाद आप बन रहे हैं हमारे साथ। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ,
अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। कल तक जिगरी दोस्त थे बीजेपी और जेडीयू, और आज नौबत यह आ गई है कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर दुश्मनों की तरह आपस में भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ता पटना में सड़कों पर विश्वासघात दिवस मना रहे थे और इसी पर जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ उनकी हो गई हाथापाई। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि दोस्ती अब दुश्मनी में तब्दील हो गई है। कुछ दिन पहले तक दोनों पार्टी चुनावी मंच पर एक साथ दिखाई देती थी, लेकिन अब आलम बदल चुका है। बीजेपी जेडीयू की दुश्मनी सड़क तक पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से हताशा में हैं। उनके नेताओं का जो चरित्र है और उनके कार्यकर्ताओं का, उन्होंने बिहार की जनता को दिखाया है। अब जदयू को सत्ता का इतना घमंड आ गया है, अभी तो बहुमत भी साबित नहीं हुआ कि लोग हैं कितने, और अभी से उनके कार्यकर्ता आकर बीजेपी दफ्तर पर हमला किए। अल्पसंख्यकों की बात करने वाली, सेकुलरिज्म की बात करने वाली जदयू जवाब दे। विश्वासघाती नीतीश कुमार मुर्दाबाद। गठबंधन टूटने के बाद ये पहला मौका है जब दोनों सड़कों पर एक दूसरे की छिछालीदर करने पर तुले हैं। एक दूसरे से हाथापाई के अलावा नारेबाजी का दौर चल रहा है। बंद के दौरान बीजेपी जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जमकर हाथापाई भी की। माननीय नीतीश कुमार जी ने एनडीए का विश्वास तोड़ा है और जो जनादेश उनको मिला था वह एनडीए के नाम पर मिला था, और हम बिहार की जनता से अपील करना चाहते हैं कि ऐसे नकाबपोश मुख्यमंत्री जो आगामी लोकसभा या विधानसभा में जदयू के नाम पर जाकर के जो है ये वोट मांगने वाले हैं, इनकी पोल खोल चुकी है। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिहार के अलग अलग इलाकों में बंद का असर साफ दिखाई दिया। हालांकि बीजेपी ने शांतिपूर्ण बंद का आह्वान किया, लेकिन तस्वीरें सच्चाई बयां कर रही हैं कि बीजेपी का बिहार बंद कितना शांतिपूर्ण रहा। सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता हाथों में झंडे लिए नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। बंद को देखते हुए राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बावजूद इसके बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई।
बहरहाल बिहार की सड़कों पर बीजेपी जेडीयू की दोस्ती लहूलुहान हो गई। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में दोनों की दुश्मनी और कितनी गहरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। अशोक प्रधान जी, ये स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब यहाँ मारपीट तक की नौबत आ गई है। देखिए, अभी आप लोगों ने 2 दृश्य देखा टेलीविजन पे। पहला दृश्य देखा कि जदयू कार्यकर्ता के कपड़े खून से सने हुए थे, और दूसरा दृश्य था शाहनवाज हुसैन जी का। जी। तो शाहनवाज हुसैन जी बिल्कुल बढ़िया कपड़े में थे, और उनके कार्यकर्ता भी, किसी कार्यकर्ता के ऊपर कोई चोट का निशान नहीं, कुछ नहीं। तो इससे ये साबित होता है कि भाजपा वालों ने आक्रमण किया जदयू के नेताओं। जी नहीं, वो कह रहे हैं ना कि आप तो गए थे उनके वहां पर हमला करने बीजेपी के उस पर। उनके कहने से क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है, चोट तो हमने खाई है। और रही बात ये जो आप कह रहे हैं विश्वासघात और दोस्ती और इन सब बातों को, जी, तो मेरा एक सवाल है खास करके जो बीजेपी के बैठे हैं उनसे, जी, कि मोदी जी को आप आगे लाए पीएम पद के लिए या चुनाव समिति प्रचार समिति के अध्यक्ष के लिए, जी, तो क्या उनको एनडीए के लिए लाए थे आप, या भाजपा के लिए लाए थे? मेरा आपसे प्रश्न है। चलिए ठीक है। जब वो एनडीए में थे तो मोदी जी को आपने आगे किया एनडीए के प्रचार करने के लिए या भाजपा को प्रचार करने? जावेद जी बिल्कुल संक्षेप में। देखिए, 24 पार्टियां थी। अटल जी जब यूपीए उसमें थे, एनडीए के चेयरमैन थे और प्रधानमंत्री थे, चेयरमैन तो नहीं थे वो। और आज होते होते मोदी की स्वीकार्यता ये हो गई है कि मुश्किल से 3 लोग बचे हैं। 17 साल से गठबंधन था, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग नीतीश कुमार के लोगों को पीट रहे हैं, आप दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पर। आपकी सांत्वना तो होगी ही नहीं, हमें लगता है कि राजनीतिक व्यवस्था में या पॉलिटिकल विचार आपके अलग हो सकते हैं जी, लेकिन आप इस तरह से लाठी डंडा मार पीट, ये फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। सोलंकी जी, क्या ये फ्रस्ट्रेशन की निशानी है? ये तो कौन शांतिपूर्ण रैली की बात की थी, यहाँ तो लाठ ठूस और डंडे चल गए। देखिए, पहला तो उन्होंने जो प्रश्न पूछा है कि मोदी जी की जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी का प्रमुख बनाया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं कि एनडीए के हैं? गोवा में राष्ट्रीय कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी की थी, जिसके अंदर वो निर्णय लिया गया है जी। और इसलिए ये तो पूरे देश को मालूम है कि एनडीए की इलेक्शन कैंपेन कमेटी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन कैंपेन कमेटी है। दूसरा ये है कि ये जो बंद था बिहार, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी जो नेताओं ने भाषण दिए उसमें भी हम सबने सुना है, स्पष्ट है कि एनडीए जदयू और भाजपा ये दोनों गठबंधन में विधानसभा के चुनाव में गए थे, और जनता ने हमारी झोली भरी और इतनी बड़ी संख्या में हमको जिता करके दिया। 118 विधायक जदयू के हैं और 92 विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो हमने 5 वर्ष के लिए जो कमिटमेंट किया, दुखद नहीं है क्या किस तरह से कार्यकर्ता लहूलुहान हो जाए और दोनों ही पार्टी के? तीसरी बात आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने शांतिपूर्ण बंद का आह्वान किया था, तो देश के अंदर संवैधानिक दृष्टि से, कानूनी की दृष्टि से जनजागरण करने के लिए शांतिपूर्ण से ही काम होना चाहिए। सर नहीं हुआ ना, पार्टी हिंसा पर थोड़ी उतर सकती है। ये संविधान भी अलाउ नहीं करता, कोई पार्टी अलाउ नहीं करती, और भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को अलाउ नहीं करती है। अरे सर, आपके चक्कर में जेडीयू के कार्यकर्ता पिट गए ना, वहां सब लोग जितने कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता। देखिए, मैं जो बात आपको एनडीए बना था, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। आपको तो कुनबा टूटने को तैयार है, आप नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। टूट गया वो कुंभा एक। अभी शुरुआत है। एक चीज और बात है, आपने शायद फुटेज का कुछ पार्ट देखा है, और बहुत लंबा फुटेज है, अलग अलग उसमें लाठी डंडे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाठियां मार मार के दुकानदार बंद करवा रहे हैं, रिक्शों पे चला रहे हैं, ऑटो पे चला रहे हैं, पीट रहे हैं लोगों को, जबरदस्ती गुंडागर्दी के दम पर शहरों को बंद कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की। चलिए वार्ष्णेय जी, क्या ये स्तर अब आ चुका है राजनीति का कि अब जैसे कहते हैं कि राजनीति में भी एक तहजीब होती है, और तहजीब को शायद भले ही आपकी विचारधारा ना हो, मनभेद एक अलग चीज है, पर क्या उस तहजीब के साथ अब अलग होना भी मुश्किल है? लाठियां और डंडे भी चलेंगे अब? नहीं, ये गलत बात। आदमी को राजनीति में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लाठी डंडे की नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि किसी को कोई गलतफहमी नहीं है इस देश में कि भाजपा विचारधारात्मक रूप से फांसीवादी पार्टी है। अगर जो अभी मेरे बीजेपी के साथी जो ये कह रहे थे कि एक छत्र राज्य के लिए मोदी को बुलाया, यही खतरा है इस देश को सबसे बड़ा। अगर एक छत्र राज्य मोदी को मिल गया तो इस देश में फांसीवाद का खतरा है, इस देश में खूनो खराबी का खतरा है।
इसलिए इस देश की जनता को मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि इस देश की जनता को भी ये सोच लेना चाहिए कि अगर मोदी आए तो इस देश में आम आदमी को अपने विरोध को प्रकट करना भी मुश्किल हो जाएगा, आम आदमी को अपनी बात कहना भी मुश्किल हो जाएगा, और इसलिए हम सबको बहुत चेतनापूर्वक रहना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो मारपीटी करते हैं, अगर आप जुलूस ले जा रहे हैं और दूसरा आदमी आपका विरोध आ रहा है तो आप अलग रहिए, वो अलग रहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि राजनीति में जब आप अलग होते हैं, जब इतने लंबे 17 साल से एक साथ थे और अलग हो गए, पर उसमें ये किसी को मारा पीटी का ये जगह नहीं होनी चाहिए। दिस इज बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, और ये इससे देश में वायलेंस का कल्चर फैलेगा पॉलिटिक्स में, और उससे आम आदमी पॉलिटिक्स से दूर होगा। आम आदमी तो क्या बीजेपी से यही उम्मीद करते हैं? तो देश की राजनीति की शक्ल बदल जाएगी, और वो शक्ल पूरी तरह मुनाफे की राजनीति, चोट की राजनीति, मार की राजनीति हो जाएगी, जो किसी देश की प्रगति के क्या आप बीजेपी की बौखलाहट मानते हैं सर? इसे बीजेपी की बौखलाहट मानते हैं वैष्णव जी? बिल्कुल बौखलाहट है, ये बीजेपी की बौखलाहट है, और ये लगातार बढ़ सकती है अगर मोदी इसके ऐसे ही रहे तो। ये लगातार बढ़ सकती है। पूछ सोलंकी साहब से इसका जवाब ले रहे थे। सोलंकी साहब, वाष्णव जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि बौखलाहट है आपके कार्यकर्ताओं की, और ये बढ़ने वाली है, कम नहीं होने वाली। कैसे जवाब देंगे इसका? वाजपेयी जी कह रहे होंगे, लेकिन ये देखिए, निर्णय जरा इंतजार करिए, जनता को निर्णय करने दीजिए। 2014 का जब इलेक्शन होगा तब जनता निर्णय कर देगी। अब तक जितने सर्वे हुए हैं और जिस तरह से जनता की इच्छा और आकांक्षा जानी गई है, उस सब में आज की स्थिति में राजनीतिक दृष्टि से जनता नरेंद्र मोदी को चाहती है। पहले राम को धोखा दिया, आप पूरे देश को धोखा देना चाहते हैं क्या? पहले राम को धोखा दिया, सर्वे में तो जब आपने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, उसके बाद वहां से अयोध्या से सीपीआई का एमपी जीता था, और उसको हरा हुआ दिखा रहे थे सर्वे वाले। जब बाबरी मस्जिद आपने तोड़ी, उसके बाद आप वहां पे हार गए सीपीआई से। शक्ति जी को मैं चाहूंगा। शक्ति जी, ये तो इंतजार करिए आप। देखिए, प्रत्येक पार्टी अपने विचार को लेकर, अपने कार्यक्रम को लेकर के लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में समाज के सामने जाती है जी। भारतीय जनता पार्टी इस समय 2014 के लिए जिस तरह की आत्मविश्वास तो नहीं, जनता के सामने जा रही है, जनता उस पर निर्णय करेगी। ठीक है, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं। शक्ति सिंह जी, क्या ये बौखलाहट कहें, अति आत्मविश्वास कहें, क्योंकि अब इस बात के ऊपर बहस करना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा बेमानी सा ही दिखता है, पर क्या आपको लगता है कि अति आत्मविश्वास है जो इस तरह से झलक रहा है कहीं ना कहीं? नहीं, अति आत्मविश्वास की बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब दो लोगों के बीच प्रेम होता है और जब वो बिछड़ते हैं तो आप अपना आपा खो देते हैं। दोनों लोगों ने अपना आपा खो दिया है। हसीन किसी मोड़ पे रिश्ते को छोड़ा जा सकता है। नहीं, देखिए वो आदर्शवाद, देखिए आप आदर्शवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भारतीय राजनीति ओवरऑल जी किसी सिद्धांत पर नहीं है, पूरी तरह से अपने रास्ते से भटक चुकी है, और कोई राजनीतिक सिद्धांत देश में काम नहीं कर रहा है। सिर्फ सत्ता की लोलुपता और सत्ता प्राप्त करने की जो इच्छा है वो सरपरी हो चुकी है। चाहे एम, केन, प्राकेन, कोई भी राजनीतिक दल हो, पार्टी कटिंग अक्रॉस दी पार्टी लाइन में कह रहा हूं, किसी के अंदर सिद्धांत की राजनीति नहीं बची है। नीतीश कुमार आज इतने गदगद हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उन्हें सेकुलर कह दिया, लेकिन वो ये भूल जा रहे हैं कि उनकी पूरी राजनीतिक जीवन की जो आधारशिला है वो कांग्रेस विरोध की रही है। तो किस सिद्धांत की बात आप कर रहे हैं इन राजनीतिक दलों से, राजनीतिक दलों के नेताओं से? परिवर्तन बहुत लंबे, परिवर्तन जल्दी आना भी नहीं है, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया है, और उम्मीद ये है कि आने वाला समय जो है भारतीय राजनीति के लिए बेहतर होगा, और यहाँ के युवा जो है इस परिवर्तन को दिशा देंगे। पर ये तो कांग्रेस के लिए बड़ा सही चांस आप मानते हैं? अगर जो राजनीतिक समीकरण अभी बनते दिख रहे हैं, अगर उसकी बात करें, फेडरल फ्रंट की बात चूंकि अभी इतनी अच्छे से आगे नहीं आती दिखती है। आपने खुद ने कहा कि मनमोहन सिंह भी अब तारीफ कर चुके हैं, और नीतीश कुमार खुद भी कह चुके कि हाँ जो मैं हूं मुझे कहा गया है, तो ये भी उनको राहत भी मिली है इस बात से, अब तक नहीं मिलती थी। कैसी राहत? आप पिछले 17 साल से अगर मान लीजिए जिस पार्टी पे, जिस भाजपा पे जो आरोप लगता रहा है सांप्रदायिकता का, उसके साथ रहे, और क्यों रहे? सिर्फ अपने को राजनीति में जिंदा रखने के लिए। और आज आप राजनीति में स्थापित हो गए हैं, तो आज आप सेकुलरिज्म क्या नारा लगा रहे हैं? तो कम से कम नहीं सिद्धांत, तो कम से कम एक आदर्श स्थिति की बात तो कीजिए, जहां पे आप जिससे जुड़े हुए हैं उसके साथ एक ईमानदारी से, आदर्श स्थिति की भी बात मैं नहीं कहता हूं, राजनीति की ईमानदारी की कमी हो गई। क्या ये ऐसे ऐसी दृश्य में आगे भी देखने को मिलेंगे? निश्चित तौर पे जो आने वाला जो दौर है
उसमें ये जो अभी सोलंकी साहब कह रहे थे कि संक्रमण का दौर है, ये पूरे तौर पर भारतीय राजनीति के लिए संक्रमण का दौर है और आने वाले समय में इसमें इन्हीं तरह की घटनाओं के बाद शायद प्रधान साहब आगे ऐसे भी चीजें देखने को मिल सकती है। बौखलाहट कही जाती है, आत्मविश्वास नहीं, जो कह लीजिए। मैं अपने प्रश्न का उत्तर दूंगा जो आपने प्रश्न किया, लेकिन इससे पहले एक शक्ति सिंह जी से मेरा प्रश्न है कि ये संक्रमण का जो दौर है उसे कौन सी पार्टी आपके हिसाब से बाहर ला सकती है? मैं कह तो रहा हूं कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, वही बात। भारत का लोकतंत्र कैसे चलेगा आप बताइए मुझे। भारत का लोकतंत्र जब सारी पार्टियां आपकी नजर में सब बेकार है तो भारत का लोकतंत्र, भारतीय संसद कैसे चलेगी आप बताइए मुझे। नहीं, उसी में बेहतर लोगों को बेहतर लोग अन्ना जी ला रहे थे, बाबा रामदेव ला रहे हैं, तो आप भी अपनी राय दे दीजिए कौन से बेहतर लोग हैं। तो ये प्रक्रिया है ना, कहना और करना बहुत अंतर होता है, कथनी और करने में बहुत अंतर होता है। नहीं प्रधान ठीक है, पूछिए। मेरा सवाल ये है, चूंकि ये जो आज हुआ है ये दृश्य, अब आपकी पार्टी वहां सत्ता के अंदर है, नीतीश कुमार जी वहां पर है ना, तो अभी आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या आपको भी लगता है बतौर एक जेडीयू के कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में, कि ये ऐसे दृश्य बार बार दोहराए जाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं दोहराए जाएंगे, क्योंकि जवाब देंगे आप लोग भी अभी? नहीं, जवाब हमने कभी नहीं दिया है, न देंगे, लेकिन जब हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना कि क्या आप आगे जवाब देंगे? कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और मेरा ये कहना है कि अगर आपके अंदर बौखलाहट है, गुस्सा तो है आपके अंदर, लेकिन उस गुस्से की शुरुआत किसने करी? आपने करी। अभी सोलंकी साहब कह रहे थे कि वो भाजपा का राष्ट्रीय वो चेयरमैन समिति का अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, लेकिन जब आप चेयरमैन समिति का अध्यक्ष मोदी जी को बना रहे हैं जी, तो एनडीए के लिए भी क्या मोदी जी प्रचार नहीं करते? एनडीए में हम भी हैं। चलिए, एक मंच सस्ता, उस पर क्या मोदी जी नहीं आते? तो हमारी राय लेनी उचित नहीं थी। चलिए ठीक है, क्योंकि वो जो प्रकरण ही पूरा निकल चुका है। नदीम जावेद जी, मुझे आप ये बताइए कि ये जो पूरी जो एक जमीन खिसकती राजनीति की यहाँ पर बिहार में दिख रही है, आप लोग भी तो कहीं उसका फायदा उठाते नहीं दिख रहे कि उठा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस फायदा उठाना और फायदा, मैं राजनीतिक तौर पर बोल रहा हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र और ये नीतीश कुमार जी का जी 17 साल पुराना गठबंधन था जी, और नीतीश कुमार जी ने इस बात को बार बार इशारा किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं जी, ये भी उनका अंदरूनी मामला है, फिर भी मैं कह रहा हूं, उन्होंने बार बार इशारा किया कि अगर इस तरह से नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया जाएगा तो हम लोग कहीं ना कहीं रिश्ते खत्म कर लेंगे जी। अगर रिश्ते खत्म हो रहे हैं तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई कोई मर्यादा होनी चाहिए जी। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो आप बहुत अच्छे हैं, और अगर मेरे साथ आप नहीं रहेंगे तो मैं चौराहे पे दौड़ा के आपको लाठी से मारूंगा। ये सोच है बेसिकली, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बुनियादी विचार है। एक बड़ा अच्छा किसी का शेर है कि जनाबे शेख का ये फलसफा जो मेरी समझ में ना आ सका, यहां पियो तो हलाल है, वहां पियो तो हराम है। तो मसला ये है कि अगर आप मेरे साथ हैं तो ठीक है, मेरे साथ नहीं है तो मैं आपके ऊपर लाठी चलाऊंगा। ये बुनियादी सोच है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और भारतीय जनता पार्टी की, वो दिखाई देती है। ये आपको आरएसएस की सोच इसमें दिखती है? बिल्कुल, वैचारिक रूप से लड़ाई है ये। वाजपेयी जी, क्या इसमें आरएसएस की सोच है? यहाँ पर हमारे साथ नदीम जावेद जी, उनका ये कहना है कि इन सबके पीछे आरएसएस की सोच कहीं ना कहीं नजर आती है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? आरएसएस जो है इस देश में फांसीवादी विचारधारा को आगे लाना चाहती है। और कोई भी वो संगठन या पार्टी जो एक तबके की बात करती है वो फांसीवादी है, फिलोसफिकली, दार्शनिक तौर पे। और ऐसी तमाम पार्टियों का हशर जनता ने बहुत बुरा किया है। हिटलर ने अपना सबक देखा था क्या हुआ, और ऐसा इनका भी होगा। ये क्यों संक्रमण काल की बात कर रहे हैं, ये मुगालते में संक्रमण की ये डेफिनेशन हमें ना बताएं। और जहां तक सिद्धांत की बात है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी पार्टियां सिद्धांत की राजनीति करती हैं, हम ऐसी उठक पटक की बात नहीं करते। क्या वाजपेयी जी नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करके, चूंकि सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का अपना एक काम करने का तरीका है, कई लोग उसे डिक्टेटरशिप भी कहते हैं, चूंकि वो अपनी शब्दावली हो सकती है, अपनी परिभाषा हो सकती है, पर आपको लगता है कि अब प्रोजेक्शन है तो ये एग्रेसिवनेस भी कहीं ना कहीं ज्यादा आएगी पार्टी के अंदर? मैंने पहले ही बताया कि नरेंद्र मोदी का जो फंक्शनिंग का स्टाइल है वो सिर्फ अधिनायकवादी नहीं है, बल्कि फांसीवादी तरीका भी है। वो अपने विरोधियों को दबाते हैं, अपने विरोधियों को निकलवाते हैं, और इससे बीजेपी के अंदर ही मुश्किल होगी। बीजेपी के जिन लोगों ने इनको आज ये राष्ट्रीय प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया है, उन्हीं को मालूम पड़ जाएगा कि क्या हुआ। और वो अडवाणी ने कह ही दिया कि इसी जन्म में पाप झेलने पड़ते हैं हर आदमी को। वो अडवाणी ने साफ कह दिया कि उन्होंने पाप किया कि इसको गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनवा दिया। उनकी पार्टी के ही लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा ना ये। ठीक है, सोलंकी जी से पूछ रहे। सोलंकी जी,
यहाँ तो पार्टी के अंदर ही आपके कहीं ना कहीं बहुत तरह के मतभेद नजर आते हैं। वाजपेयी जी का कहना है, आडवाणी जी का हवाला देते ये बात वो कह रहे हैं। नहीं, पार्टी के अंदर ऐसा है कि पार्टी के अंदर एक आंतरिक लोकतंत्र है। हर चीज के ऊपर हर एक को बोलने का, अपना मत प्रकट करने का वहां पर अधिकार रहता है जी। गोवा में चूंकि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी और किसी कारण से माननीय आडवाणी जी वहां पर चूक उपस्थित नहीं थे, इसके कारण थोड़ा सा ही अंतर अपने को सबको समझ में आया है। लेकिन ऐसी कोई बात पार्टी के अंदर नहीं है। और ये जो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फासिस्ट है और उनका वही तरीका है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को लेकर के चलता है, उसको सीधे राजनीति में कोई रुचि नहीं रहती। उनका काम तो सोलंकी जी, क्या ऐसे ही दृश्य जो आज देखने को मिले जेडीयू और बीजेपी के बीच में पहली मरतबा ऐसा है कि हाथापाई की नौबत आई है 17 सालों में, क्या आगे भी देखने को मिलेंगे? अरे आज विचारधारा बताएं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू हिंदुस्तान गंगा आज बिहार के अंदर जो कुछ घटना हुई है नहीं है। आज जो कुछ बिहार के अंदर घटना हुई है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी और मैं पूरी तरह से अपेक्षा करता हूं, पार्टी की तरफ से कहता हूं, जदयू के हमारे नेता कह ही रहे हैं कि इस तरह की घटना नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी नहीं होगी। इस तरह की घटना लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र के नहीं जवाब देंगे मतलब ये तो देखिए, जहां पर जो होता है वहां पर आपा खो बैठते हैं और वहां पर जो स्थिति बनती है उसको कोई नहीं रोक सकता। पार्टी के अंदर भी खून खराबा होता है, कई बार कांग्रेस पार्टी के अंदर ही खून खराबा हुआ है, कुर्सियां फेंकी हैं, मंच टूटे हैं, ये कई बार पार्टी के अंदर भी होता है। और इसलिए पार्टी के अंदर भी कई जगह झगड़े होते हैं। ये तो इस समय जदयू और हवाला देकर किस बात पे, यही बात जो हो रही है कि झगड़ा होता है, चीजें होती रहती है। कांग्रेस पार्टी का एक एग्जाम्पल बताते हैं कि कोई झगड़ा हुआ हो कभी इस तरह का, कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह से पार्टी की तरफ से हुआ? सर आपका इशारा किस ओर था? खुल के बात कर रहे हैं तो उसका जवाब दिया जाए। अरे नहीं, ये मैं कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के उनके कार्यालय की बात कर रहा हूँ। वहां पर भी कार्यकर्ताओं के अंदर झगड़े हो गए। चलिए एक नेता को स्वागत करने के लिए आपस में इतनी ओट थी कि कुर्सियां फेंकना शुरू हो गई। चलिए मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। हाँ, कार्यकर्ता एक व्यक्ति होता है और वो कई बार आपा खो देता है, उसको आप पूरे विचार से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो अच्छा नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब, कोई बात नहीं। आप शक्ति सिंह जी बिल्कुल संक्षेप में कैसे इसको आप आके कंक्लूड करना चाहेंगे इस पूरी बात को? देखिए, दोनों लोगों के लिए नुकसानदेह होने जा रहा है, जेडीयू के लिए भी और भाजपा के लिए भी, क्योंकि जो वोटों का मार्जिन है, एनडीए का जो बिहार में जो वोटों का मार्जिन था वो लालू यादव से मात्र लौट के मिलेंगे कहीं वापस? नहीं, राजनीति में कुछ भी संभव है और वो जो जिस दौर से भारतीय राजनीति गुजर रही है उस दौर के बारे में कोई स्पेकुलेशन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल संक्षेप, लेकिन यह है कि नुकसान इनको बिल्कुल संक्षेप। देखिए, नीतीश कुमार जी ने ये नहीं कहा कि अब मैं मोदी में ऐसा लगा रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता काम नहीं कर रहे हैं। इसे जाहिर होता है आने वाले बीजेपी सरकार बनने को तैयार होती नहीं, तभी साथ हो सकते हैं। जी जावेद साहब, मोदी की स्वीकार्यता न भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और न भारतीय जनता पार्टी के बाहर और एनडीए के अंदर है, वो साफ दिखाई दे रहा है। भाग के तीन बात आपको लगता है? तीन बात, कितने लोग बचे हैं एनडीए में? चलिए, शिवसेना बची, अकाली दल बचे। चलिए प्रधान साहब, जवाब तो आप देंगे पर ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मान रहे ना सोलंकी जी? देखिए, मेरा ये कहना है बिल्कुल संक्षेप में सर, वक्त नीतीश जी इतने मजबूत हो चुके हैं बिहार में कि किसी की हैसियत नहीं है कि उनको चुनौती दे सके कोई। एक सीट हार तो गए, और आने वाले चुनाव में वो कितने मजबूत हैं या नहीं है पता लग जाएगा आपको। चलिए वाजपेयी जी, बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात आप रख दीजिए, कैसे कंक्लूड करेंगे इस पूरे डिबेट को आप? देखिए, वो तो 2014 के जनता बताएगी चुनाव में, पर ये निश्चित है कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी और कांग्रेस की सरकार भी नहीं बनेगी, ये निश्चित। चलिए, तो कैसे पूरा ये दशा और दिशा तय होगी, ये देखना दिलचस्प होगा आगे जाकर के। पर एक बहुत बड़ी बात यहां पर निकल करके आती है, जो संकेत हमें राजनीति के मिल रहे हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं। और जैसे कि शक्ति सिंह भी कह रहे थे कि संभावनाओं का खेल है और इस संभावनाओं के अंदर कौन सी संभावना कब खड़ी हो जाए और किसकी मजबूरी किसी की संभावना बन जाए, ये कहा नहीं जा सकता। सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सभी ने जी, हो सकता है कि हम बीजेपी के साथ। सर अब शरद यादव जी तो कह गए, पर अब यहां ज्यादा हम कह नहीं पाएंगे, वक्त चूंकि बहुत कम है हमारे पास। सभी हमारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे पाई मिनट, नमस्कार।
अगर आपने नहीं देखा होगा संभाल के पोछा मारा अभी, आइए।